हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। आपका अपना प्यारा लाडला बोल्ड हिम्मत वाला, है ना, डॉक्टर नवनीत कालरा। वो वाला हिम्मत वाला नहीं, जितेंद्र वाला, असली वाला। चलिए, आज का टॉपिक ये है कि मैं एक किडनी पेशेंट्स के लिए एक अवेयरनेस कैंप लगाने वाला हूँ और डेट मैं आपको जल्दी बता दूंगा। और अदरवाइज आप मुझे यहाँ पे जो लोग दिल्ली में नहीं हैं वो लोग मुझे यूट्यूब के जरिए मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ मैं फ्री में करूँगा, ये बताऊँगा कि क्या आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या नहीं है। पहली चीज़, क्या आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आपकी किडनी ठीक हो सकती है नहीं है, बस इतना बताऊँगा। ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो किडनी का पेशेंट वैसे ही बेचारा बहुत परेशान होता है और उसको अपने सब्ज बाग में घुमा के हम आपको क्योर कर देंगे, हम आपको ठीक कर देंगे, उसके चक्कर में बहुत सारे पेशेंट गुमराह हो रहे हैं और फिर अल्टीमेटली बहुत ही खतरनाक कंडीशन में वो हॉस्पिटल में आते हैं और फिर क्या होता है मैं बताना नहीं चाहता हूँ। चलिए, मैं ये अवेयरनेस कैंप अपना जो फिजिकल कैंप होगा जो हमारे क्लिनिक पे होगा वो मैं डेट आपको बता दूंगा, जहाँ पे लोकल पेशेंट अपनी प्रॉब्लम के साथ दिखाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो मैं फ्री एडवाइस यहाँ पे दूंगा वो सिर्फ मैं फिर बता दूं, मैं इतना बताऊंगा कि क्या आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है। कई बार क्रॉनिक नहीं होती है, एक्यूट होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक हो जाती हैं, ठीक है। क्या आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इतना बता सकता हूँ। क्या आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इतना बता सकता हूँ, ठीक है। क्या दवाइयों से काम चल सकता है, इतना बता सकता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि फिजिकली एग्जामिनेशन पे पेशेंट जब सामने होता है तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन यहाँ एटलीस्ट मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि आप बेवकूफ़ बनने से बच जाएं। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि हम आपकी किडनी हमेशा बिल्कुल क्योर कर देंगे, तो यही बताना चाहता हूँ कि किसकी किडनी में थोड़ा बहुत असर आ सकता है, कैसे असर आ सकता है, कैसे हम थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्योर, ये शब्द जो क्योर है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। जो लोग ये यूज करते हैं कि हम हमेशा के लिए ठीक कर देंगे, बस वही सारी प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज आपको पहले ये बताऊंगा कि अगर आपको मेरे से ये पूछना है कि क्या मेरी किडनी ठीक हो सकती है या एक्यूट है, क्रॉनिक है, आपको 2 टेस्ट या 3 टेस्ट बहुत जरूरी हैं। वो कौन से टेस्ट है जो आपको करा के मुझे रिपोर्ट भेजनी है। पहला 2 सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक तो है किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT ब्लड टेस्ट, जिसमें कि ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन और सोडियम पोटेशियम, ये चारों टेस्ट होने चाहिए। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट नंबर 1। नंबर 2, KFT यूरिया क्रेटिनिन तब बढ़ता है जब हमारी किडनी स्टेज 3 में आ जाता है, तब जाके यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने शुरू होते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में तो पता ही नहीं चलता, वो सिर्फ यूरिन एग्जामिनेशन से पता चल सकता है, यूरिन प्रोटीन से पता चल सकता है। तो अर्लीस्ट जो टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, ACR रेशो। ACR रेशो, तो यूरिन का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। 3 तरह से ये टेस्ट किया जा सकता है। एक, सुबह खाली पेट पहला पेशाब देके, जब आप 4 घंटे तक आपने पेशाब ना किया हो तो वो पेशाब देके, या फिर आप कभी भी पेशाब देके वो टेस्ट करा सकते हैं। तीसरा होता है कि हम 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करें, 24 घंटे का। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो सबसे पहले किडनी का बताता है। जब किडनी के सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन अर्लीस्ट अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो वो है यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो टेस्ट। मैंने बताया ना, 3 तरह से हो सकता है। कभी भी दे दो, सुबह दे दो 4 घंटे पेशाब रोक के, और 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके। जब हम स्पॉट टेस्ट कराते हैं कि जब आपने कभी भी यूरिन दे दिया और टेस्ट करा लिया, अगर उस पर हमें आगे कंफर्मेशन चाहिए तो बेटर होगा कि 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करें, उसको टेस्ट के लिए देके आए। 24 घंटे का जब पेशाब इकट्ठा करना, और पेशाब में टेस्ट में एक खास बात होती है कि जब भी आप यूरिन टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप स्पॉट यूरिन या सुबह का यूरिन ले रहे हैं तो उस पर पहले अपना नाम लिखें, एज लिखें, क्योंकि फिर एक बार यूरिन करने के बाद नाम एज लिखना मुश्किल हो जाता है। उसको फिर फ्रिज में रख दें और कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर ये पेशाब का टेस्ट हो जाए। इसलिए फ्रिज में रखना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे के बाद उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर फिर गलत रिपोर्ट आ सकती है आपकी प्रोटीन की, फिर आप डर जाओगे। और ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें 1 दिन पहले,
अगर आप टेस्ट कराने जा रहे हो, और खाली पेट टेस्ट कराएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे भी नहीं तो आपकी रिपोर्ट में प्रोटीन आ सकती है। ये दो चीजें मैंने बताई, खाली पेट कराएंगे तो और अच्छी बात है, और अगर आप हैवी एक्सरसाइज ना करें 1-2 दिन पहले तो तब टेस्ट कराएं। नॉर्मल एल्बुमिन क्रेटिन रेशियो 30 से लेके 300 मिलीग्राम के बीच में, सॉरी, नॉर्मल एल्बुमिन क्रेटिन रेशियो 30 से नीचे होनी चाहिए, 30 मिलीग्राम पर ग्राम ये होनी चाहिए, 30 से नीचे। 30 से 300 तक अगर है तो मतलब मॉडरेट प्रोटीन आ रही है, मॉडरेट। 300 से ऊपर है इसका मतलब सीवियर माइक्रोएल्बुमिनुरिया, मतलब प्रोटीन ज्यादा आनी शुरू हो गई है। तो स्टेज, आज मैं ये भी बताऊंगा स्टेज के हिसाब से आपके सिम्टम। लोगों को लगता है कि जी ये सिम्टम होते हैं किडनी फेलियर के, ये होते हैं, ऐसा नहीं है। स्टेज के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार स्टेज, शुरू की स्टेज में कोई सिम्टम ही नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अर्लीस्ट अगर शुरू में पता लगा लिया जाए तो हम उसको रोक सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोटीन 30 से नीचे है एल्बुमिन क्रेटिन रेशियो तो नॉर्मल है, 30 से 300 तक है तो मॉडरेट है, और 300 से ऊपर है तो ज्यादा है, सीवियर है। और अगर स्पॉट यूरिन, यानी आपने तुरंत यूरिन दिया, एक सैंपल इकट्ठा करके उसमें आ रहा है तो बेटर होगा फिर 24 घंटे का पेशाब टेस्ट कराएं। और जब 24 घंटे का पेशाब हम रखते हैं, एक कैनी ले लो बड़ी वाली, पूरा इकट्ठा करो, तो उसमें एक प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है, पेशाब कहीं खराब ना हो जाए। तो उसमें अपनी लैब वाले से पूछ लें कि वो एक प्रिजर्वेटिव आपको दे देंगे। ठीक है, हालांकि ज्यादातर कोई आपको बताएगा कुछ नहीं। और केवल GFR, EGFR ही एक क्राइटेरिया है किडनी की स्टेज को डायग्नोस करने का। आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि EGFR से आप कैसे डायग्नोस करोगे कि आपकी किडनी कौन सी स्टेज में है, या किडनी फेलियर की। स्टेज 1 जब GFR 90 से कम होता है तो 90 से ऊपर होता है तो स्टेज 1, 90 से ऊपर अगर है तो, मतलब 90 से ऊपर है तो ठीक ही मानो आप। स्टेज 2 होता है जब 60 से 89 तक रह गया। स्टेज 3 45, स्टेज 3 को हमने 2 में डिवाइड किया है, स्टेज 3A, स्टेज 3B। ए में 45 से 59 तक GFR और बी में 30 से 44। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज 4, अगर 30 से नीचे, सबसे ज्यादा जाना जरूरी स्टेज 4 को है, क्योंकि यहीं पे ही डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टेज 4 में। स्टेज 4 में GFR 30 से नीचे आ जाता है। और स्टेज 5 जहाँ पे कि हम कहते हैं एंड स्टेज टर्मिनल डिजीज की, किडनी ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, वहां पे तो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो GFR 15 से भी नीचे होता है। तो ये तो मैंने बता दी स्टेजिंग। अब आते हैं सिम्टम स्टेज के वाइज से क्या होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, स्टेज 1 स्टेज 2 में कई बार सिम्टम नहीं होते, ज्यादातर कोई सिम्टम नहीं होता स्टेज 1 स्टेज 2 में। जब स्टेज 2 जो मैंने बोला, अगर आपका GFR 60 से ऊपर है तो आपको सिम्टम जरूरी नहीं है कोई है, सिर्फ प्रोटीन लीक हो रही है यूरिन में, सिर्फ यही सिम्टम है। इसलिए अर्ली ACR टेस्ट करना जरूरी है, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ लेंगे तो वहां से कई दवाइयां ऐसी हैं, जैसे ACE इनहिबिटर है, दे के हम उसको प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेज 3 स्टेज 4, ये वो स्टेज होती है स्टेज 3 स्टेज 4 जो मैंने GFR के हिसाब से आपको बताई, जहां पे सिम्टम आने शुरू होते हैं। और सिम्टम मैं पहले बता चुका हूं कि शरीर में सूजन आ जाना, फेस पे स्वेलिंग आ जाना, और पैरों में स्वेलिंग आ जाना, पेशाब का कम हो जाना, और बॉडी में पानी भरने लगना, एनीमिया हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। प्रोटीन तो आ ही रही है, वो तो निकल ही रही है, तभी तो सूजन आ जाती है। आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, आपके हार्ट प्रेशर आना शुरू हो जाता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, स्किन काली हो जाती है, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। और स्टेज 5 तो एंड स्टेज है, वहां तो सब कुछ हो जाता है, वेट लॉस हो चुका होता है, पेशेंट इतना वीक हो जाता है, काला पिगमेंटेशन हो चुका होता है, पेशाब आ नहीं रहा है, हाथ पैर सूजे पड़े हैं, खून की इतनी कमी हुई पड़ी है। तो स्टेज 5 तो एंड स्टेज टर्मिनल डिजीज बोलते हैं, जहाँ पे सिवाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के कोई चारा बचता नहीं है। अब यहाँ पे कैच क्या है, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि जो लोग, मैं किसी का भी आज नाम नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते हैं कि हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे, ये जो स्टेज 3 स्टेज 4 की किडनी आ जाती है, इनको ये ठीक नहीं कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैंने इसलिए बोला था मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा अगर ये स्टेज 4 और स्टेज 5 वाले को ठीक करके दिखाएं। तब ये अगर आप क्रेटिनिन 5 को 4 पे ले आए, 3.5 पे ले आए, तो ये कोई ठीक नहीं किया, ये
मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पैलिएटिव थेरेपी से आप क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। आप डाइट ठीक करके, आप क्या खाएं क्या ना खाएं, आप कौन सी मेडिसिन लें कौन सी मेडिसिन ना लें, और कुछ मेडिसिन जो आपको इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, आपके बीपी कंट्रोल करके, आपकी शुगर कंट्रोल करके, आपका वजन कम करके, इन सब चीज़ों से आप क्रिएटिनिन को नीचे ला सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तोप नहीं है। इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना मुझे नहीं लगता कोई वो है। 10 दिन का एक कैंप लगा दिया, जी आ जाओ हम आपका किडनी ठीक कर देंगे। और रही बात ये जो अपना डायलिसिस खुद बना लिया कुछ महात्माओं ने कि पानी में लिटा देते हैं, हम पोस्चर से ये कर देंगे। भाई आपकी बॉडी है, ये कोई टू व्हीलर नहीं है कि ऐसे लिटाया तो पेट्रोल आ गया, ऐसे किया तो ये हो गया। तो ये सब जो कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैं अवेयरनेस कैंप लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी फ्री सेवा करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन एक बार मुझे अगर आप रिपोर्टें भेज देंगे, मैं आपको इतना बता दूंगा कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सच बताऊंगा। तो उसके लिए मेंटली आप तैयार है ना कि सच सुनने के लिए। अगर आप झूठी बातें और झूठे, क्योंकि इंसान ना ये चाहता है कि कोई मुझे ये बोल दे कि मैं आपको ठीक कर दूंगा बस। तो इस झूठ के, इस डर के व्यापार में आप फंस ना जाओ, अपने लाखों रुपए बर्बाद ना कर दो और हालत इतनी खराब ना कर दो कि जो पहले आप थोड़ा बहुत ठीक चल रहे थे उससे भी जाओ। पता चला क्रिएटिनिन 9-10 है, डायलिसिस से वो किसी तरह से महीने हफ्ते में 2 डायलिसिस करा के उसका काम चल रहा था, आपने सब कुछ बंद करा दिया और उसके बाद ऐसी तैसी करा दी। हालांकि मेरे एक इनके महात्मा जी से बात हुई थी, वो कहते थे कि हम तो डायलिसिस हम भी कराते हैं, हम थोड़ी कम करा देते हैं। क्या बोलूं मैं। तो कुल मिला के अब इन लोगों से मेरा सामना होगा टीवी पर, किसी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे मैं भी आऊंगा, कोशिश करूंगा किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को भी साथ में लेकर आऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें सुनने को मिले, जिससे कि आप किसी ऐसे लोगों के जाल में फंस ना पाएं। मेरा तो यही एक वो है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। मैंने जितनी हेल्प करनी थी कर दी। तो मैं अब फिर बोलूँगा कि अगर आपको मेरे से राय लेनी है अपनी किडनी के बारे में कि किडनी कितनी ख़राब है, क्या कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या ट्रीटमेंट दवाइयों पे ही चल सकता है बंदा कुछ साल तक, या डायलिसिस ज़रूरी है, या इन जो छदम हॉस्पिटल खुले हुए हैं उनमें जाके अपने पैसे बर्बाद करने हैं, लाखों रुपए और लाखों रुपए की और दवाइयाँ भी कोई सस्ती नहीं है इनकी, हज़ारों की हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, DTPA स्कैन का क्रोनिक किडनी डिजीज में कोई रोल नहीं है। ये लोग DTPA स्कैन करा रहे हैं, बोलते हैं जी फ्री में करा लो, हम बताएंगे आपकी लेफ्ट किडनी कितना GFR है, राइट का कितना है। एक मुझे बात बताओ, लेफ्ट का 15 है, राइट का 20 है, तो क्या उखाड़ लोगे? क्या दवाइयां अलग होंगी? लेफ्ट किडनी की अलग है, राइट किडनी की अलग? कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी DTPA स्कैन करा के, इसमें रेडिएशन होता है, मत कराना भूल के भी। ये तब कराते हैं हम लोग जब ऑब्स्ट्रक्टिव कोई हमें पता हो कि रुकावट है, तब ये टेस्ट कराने का फायदा होता है। अदरवाइज DTPA स्कैन कराने का कोई फायदा नहीं। अननेसेसरी एक पेशेंट को रेडिएशन देना, और यही वो लोग हैं जो पेट स्कैन की बुराइयां करते हैं जब कैंसर में कराया जाता है पता लगाने के लिए कि कैंसर कितना फैल चुका है, और यही लोग आज खुद DTPA स्कैन कर रहे हैं सिर्फ लोगों को मुर्गा बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, और लोग फ्री के चक्कर में चले जाते हैं। उसके बाद 15-15, 20-20 हज़ार की दवाइयां, या फिर वहां पे रुको, रोज के 10-15 हज़ार रुपए वहां पे चूना लगवाओ, और उसके बाद रो पिट के लौट के बुद्धू घर को आए और अपनी किडनी की ऐसी तैसी भी कराए। चलिए फिर बोलूंगा, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, और हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं 2-4 उल्लुओं को उन शाख से उड़ाने की कोशिश करूंगा, उड़ गए और तो ठीक है, नहीं तो भाई आपका सिर्फ भगवान मालिक है। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।